हेलो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि शुद्ध पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला विकल्प है कि शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। दूसरा विकल्प है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि शुद्ध पदार्थ का संगठन सर्वत्र समान रहता है। एक बार इसे खुद से करिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट व थर्ड। शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। केवल क्या होते हैं? एक प्रकार के कण होते हैं। आपको याद रखना है कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें केवल एक प्रकार के कण होते हैं। और ऑप्शन सी, शुद्ध पदार्थ का संगठन सर्वत्र समान रहता है, यानी शुद्ध पदार्थ कोई है तो वो उसका जो संगठन होगा यानी रासायनिक संगठन होगा वो हमेशा एक समान रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे पानी 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 का फॉर्मूला क्या है? H2O। दुनिया में कहीं भी कोई सा भी पानी पाया जाएगा तो उसका संगठन इसी रूप में होगा, H2O। एक बार हम ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थ या तो यौगिक के रूप में हो सकते हैं या तत्व के रूप में हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। यहाँ पे ये मिश्रण नहीं होना चाहिए था। ये दूसरा सवाल है जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसका पहला विकल्प है लकड़ी का क्षरण, दूसरा है लकड़ी का दहन, तीसरा है लकड़ी का चीरना, चौथा है लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकना। इसको पढ़ के अपना आंसर दीजिए। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए में दे रखा है फर्स्ट व सेकंड। फर्स्ट में लिखा है लकड़ी का क्षरण और सेकंड में है लकड़ी का दहन। लकड़ी का क्षरण और लकड़ी का दहन ये इसके रासायनिक परिवर्तन है, और लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकना और लकड़ी का चीरना ये इसके भौतिक गुणधर्म है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वो चीज होता है जो किसी पदार्थ के या वस्तु के रासायनिक गुणधर्म में चेंज कर देता है। जब किसी चीज वस्तु का क्षरण होता है तो उसके रासायनिक गुणधर्म में चेंज हो जाएगा, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। जब भी किसी चीज का दहन होता है तब भी उसके रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होगा, यानी यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होगा। लकड़ी के चीरने में उसके भौतिक गुणधर्म में चेंज होगा, यानी ये भौतिक परिवर्तन होगा। और कील ठोकने में उसके कुछ भौतिक प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, तो ये भौतिक गुण होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, होपफुली आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये सवाल नंबर 3 है और इसमें कह रहा है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संक्षारण तथा यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी है विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और ऑप्शन डी विलयन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। आइए जानते हैं कि यह संक्षारण क्या होता है। जब भी लोहा जल के संपर्क में आता है तो उसके संपर्क में आकर संक्षारित हो जाता है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो लोहा है ना तो ठंडे जल से क्रिया करता है ना गर्म जल से क्रिया करता है, वो सिर्फ और सिर्फ भाप से क्रिया करता है। भाप रूप में जो जल होता है उससे ही क्रिया करता है। दोस्तों संक्षारण की प्रक्रिया को इस समीकरण के द्वारा भी समझा जा सकता है। देखो यहाँ है आयरन सॉलिड स्टेट में है, यानी ठोस अवस्था में है। ये जल से क्रिया करता है, और जल कौन सा होना चाहिए? जो गैस के रूप में होना चाहिए, यानी भाप के रूप में जल होना चाहिए। करके जब आयरन जल के साथ क्रिया करता है, जो जल होगा गैस के रूप में, तो ये बनाएगा, ये वाला यौगिक बनाएगा, और एक्स्ट्रा जो जल होगा वो गैस के रूप में इस प्रकार यहाँ से निकल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सवाल नंबर 4 है और इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ समांगी प्रकृति के है। इसमें पहला ऑप्शन है बर्फ, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है मृदा, चौथा है वायु। अगर आपने क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ी है, साइंस वाली एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि बर्फ और वायु जो है ये समांगी प्रकृति के हैं, और लकड़ी और मृदा जो है ये समांगी प्रकृति के नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट व फोर्थ।
अब हमको जानना पड़ेगा कि समांगी प्रकृति होती क्या है। समांगी प्रकृति एक मिश्रण का रूप होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिनके कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और अगर उनको मिला दिया जाए तो एक दूसरे में मिल जाते हैं और उनके छान के अलग नहीं किया जा सकता। जबकि विषमांगी मिश्रण की प्रकृति ऐसी होती है कि अगर उनको एक दूसरे में मिला भी दिया जाए तो उनको छान के अलग किया जा सकता है। और इनके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है एल्कोहल और कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर। ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए हैं। और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है चाय में दाल और नमक में चीनी। होपफुली ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। ये सवाल नंबर 5 है जिसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन से विकल्पों में भौतिक परिवर्तन हो रहा है। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि लौह धातु का पिघलना, दूसरे में कह रहा है लोहे में जंग लगना, तीसरे में कह रहा है एक लौह छड़ को मोड़ना और चौथे में कह रहा है लौह धातु का तार खींचना। अगर आपने साइंस एनसीईआरटी पढ़ी है क्लास 9 की, उसके चैप्टर 2 को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी यहाँ पे हम देखें कि जिस इन चारों विकल्पों में जिसमें भी ऑप्शन बी होगा अगर उसको हटा देते हैं तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन कट जाते हैं। पहले में भी सेकंड है यानी ये भी नहीं होगा, दूसरे में भी सेकंड है यानी ये भी नहीं होगा, तीसरे में भी तीसरे में भी तीसरे में सेकंड नहीं है और चौथे में सेकंड है यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन आराम से कट गए। यानी हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये एक फैक्चुअल सवाल है, आपको याद रखना पड़ेगा कि लौह धातु का पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक लौह छड़ को मोड़ना ये भौतिक परिवर्तन होता है और लौह धातु का तार खींचना ये भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन से मतलब ये होता है कि किसी की हम फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर देते हैं। फिजिकल जो होता है ऊपरी अपीयरेंस होता है, तो यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर देना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों ये सवाल नंबर 6 है जिसमें कह रहा है कि तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन बी है एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व शब्द की परिभाषा दी। ऑप्शन सी है तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु व उपधातु। और ऑप्शन डी है आयरन एक यौगिक है। उपरोक्त विकल्पों को पढ़ के अपना आंसर दीजिए। होपफुली आपने अपना आंसर दे दिया होगा। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन डी है जिसमें कह रहा है कि आयरन एक यौगिक है। ये बात पूरी तरीके से गलत है क्योंकि आयरन एक तत्व होता है ना कि यौगिक। कोई भी तत्व, जब 2 तत्व मिलकर क्या नाम है यौगिक का निर्माण करते हैं या एक से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व मिलके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी ये यौगिक के एग्जाम्पल है। अगर ऐसे पूछा जाएगा Fe ये तत्व है, क्रोमियम ये तत्व है, सोडियम ये तत्व है, पोटेशियम ये तत्व है, लेकिन अगर ये NaCl पूछ लिया जाएगा तो ये एक यौगिक है, KCl पूछ के दिया जाएगा तो ये एक यौगिक है। अब देखते हैं हम ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए है रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से सही है कि तत्व शब्द जो दिया था वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। और ऑप्शन बी कह रहा है कि एंटोनी लॉरेंट लवोजियो ने सबसे पहले तत्व शब्द की परिभाषा दी थी। तो बिल्कुल इसको आपको याद कर लेना है कि एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने तत्व शब्द की परिभाषा दी थी। और तत्व 3 प्रकार का ही होता है, धातु, अधातु व उपधातु। और ये आप आंसर आपने पढ़ लिया है, इसका आंसर यही था क्योंकि आयरन एक तत्व है ना कि यौगिक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, ये सवाल नंबर 7 है जिसमें कह रहा है कि टिंचर आयोडीन विलयन के घटक है। यानी इसको आसान भाषा में बताऊं तो ये पूछना चाह रहा है कि टिंचर आयोडीन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं कि अल्कोहल प्लस सिरका, ऑप्शन बी है अल्कोहल प्लस आयोडीन, ऑप्शन सी कह रहा है आयोडीन प्लस सिरका और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। जिन बच्चों को आंसर आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुनिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी अल्कोहल प्लस आयोडीन। जो टिंचर आयोडीन विलयन है वो अल्कोहल और आयोडीन से मिलकर बना होता है। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है कि टिंचर आयोडीन विलयन जो होता है अल्कोहल और आयोडीन का मिश्रण होता है।
और ये कैसा मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि विलयन जो है एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब ऑप्शन ए को एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए जो है इसमें एल्कोहल प्लस सिरका के बारे में बात कर रहा है। आप जानते हैं कि सिरका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक रूप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर जो है वो एस्टर का निर्माण करते हैं, और जो इसी एस्टर का उपयोग किया जाता है साबुनीकरण की प्रक्रिया में, जिसको हम आगे चलकर उपयोग में लेके आएंगे। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल में सिर्फ ये फैक्ट है कि टिंचर आयोडीन क्या है और टिंचर आयोडीन के 2 घटक हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत बार सवाल में पूछा गया है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये सवाल नंबर 8 है, जिसमें कह रहा है कि वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रभाजी आश्वन विधि, ऑप्शन बी में दे रखा है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी में दे रखा है अपकेंद्रीय विधि, और ऑप्शन डी में दे रखा है छानन विधि। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। होपफुली आपने सवाल को पढ़ के अपना आंसर दे दिया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जब इस सवाल को आप पढ़ते हैं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि वायु 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 एक क्या है, एक समांगी मिश्रण है। तो कभी कभी फैक्चुअल सवाल पूछ लेता है कि वायु कौन सा मिश्रण है। वायु एक समांगी मिश्रण है, वायु एक समांगी मिश्रण है, ऐसे याद रख लो कि वायु एक समांगी मिश्रण है ना। तो वायु वायु से आप परिचित होंगे। जैसे वायुमंडल में बहुत सारी वायु है, वायु के अंदर गैस होते हैं, गैस के घटक होते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में जो वायु से बना है उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, और बहुत तरह की अन्य गैसेस भी हैं। अब मान लो हमें वायु से हमें नाइट्रोजन गैस को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसमें हम प्रभाजी आश्वन विधि का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रभाजी आश्वन विधि। प्रभाजी आश्वन दोस्तों, प्रभाजी आश्वन विधि का इस्तेमाल एक अन्य जगह और भी किया जाता है। आपने को पता होगा कि पेट्रोलियम जो एक गाढ़ा पदार्थ होता है उससे ही हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं प्राकृतिक गैस, वो हमारे पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। तो उसमें भी हमें प्रभाजी आश्वन विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम ऑप्शन बी की तरफ, ये है क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है रंगों को अलग करने में। जैसे डाई में बहुत सारे रंग होते हैं, तो उन रंगों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का ही क्या नाम इस्तेमाल किया जाता है। इसके नाम से परिचित है कि क्रोमेटो का मतलब होता है रंग। तो इस रंग को निकालने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपकेंद्रीय विधि से भली भांति परिचित होंगे। अपकेंद्रीय विधि में क्या होता है, जैसे दूध से मक्खन निकालने में अपकेंद्रीय विधि का इस्तेमाल होता है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखाने का जो तरीका होता है वो अपकेंद्रीय विधि पर आधारित होता है। अब देखते हैं हम अपना लास्ट ऑप्शन छानन विधि। छानन विधि का इस्तेमाल हम अपने घर में डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे चाय को छानने के लिए हम छानन विधि का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें मोटे रेते से हमें बारीक रेता प्राप्त करना है तब भी हम छानन विधि का इस्तेमाल करते हैं। छानन विधि का इस्तेमाल तो हम बहुत जगह करते हैं। होपफुली आप ये क्वेश्चन, हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है कि असत्य कथन को छांटिए। इसका ऑप्शन ए जो कह रहा है कि अभी तक कुल प्राप्त तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से 94 प्राकृतिक व 24 कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ऑप्शन बी कहता है कि 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। होपफुली आपने अपना आंसर दे दिया होगा। इसके ऑप्शन 1 को देखते हैं, जो कह रहा है कि अभी तक प्राप्त तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो 118। जी हाँ, अभी तक जितने तत्व पाए गए हैं उनकी कुल संख्या 118 है, और जिसमें से 94 जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं 94 तत्व, और जो 24 ऐसे तत्व हैं जिनको इंसानों ने बनाया है। तो 118 तत्व हैं, जिसमें से 94 प्राकृतिक हैं, और जो है 24 जो है उसमें से कृत्रिम है। और ऑप्शन बी बोल रहा है कि 2 तत्व ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या नाम है, वो लिक्विड स्टेट में यानी द्रव है। तो 2 तत्व, एक तत्व जो है पारा एक धातु है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है।
और ब्रोमीन एक अधातु है जो क्या नाम है रूम टेम्परेचर पे क्या है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है कि 11 तत्व जो है रूम टेम्परेचर पे गैस है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि 11 तत्व ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या नाम है गैस के रूप में पाए जाते हैं। यानी ये तीनों ही ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये तीनों ही आंसर सही हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हेलो दोस्तों, ये सवाल नंबर 10 है जिसमें कह रहा है कि मोमबत्ती की जलने में प्रक्रिया सम्मिलित होती है। ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और ऑप्शन डी है या तो भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन। जिन बच्चों को आता है इसका आंसर वो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता उसको ध्यान से सुनिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों। अगर आपने 9th की एनसीईआरटी पढ़ी है, साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी, तो आपको पता है जो जलने की प्रक्रिया होती है जो यानी दहन होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। और भौतिक परिवर्तन इसमें किस प्रकार से होता है, जब आप मोम को जलाएंगे तो बाद में वो पिघली हुई मोम ही प्राप्त होगी, यानी वो एक भौतिक परिवर्तन को दिखाता है क्योंकि उसकी भौतिक अवस्था में चेंज हुआ। पहले मान लो मोमबत्ती ऐसे सीधी है, बाद में जल के वो इकट्ठी हो जाती है तो उसकी भौतिक अवस्था ही तो चेंज हुई और उसमें रासायनिक परिवर्तन दहन के कारण हो गया, यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। होपफुली बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये मेरा लास्ट सवाल था। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी।